इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो चैप्टर है ये 8 to 10 मार्क्स का वेटेज रखता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें जो है हम डिटेल में सीखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके फीचर्स, उसके स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। एंड मैं एक कॉमन पॉइंट भी बताऊंगा जो आप फीचर्स, इम्पोर्टेंस और स्कोप तीनों में आप लिख सकते हो, है ना। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। सो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर दी टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांच है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स वर्ड यूज जो हुआ था वो एडम स्मिथ ने यूज किया था अपनी बुक में वेल्थ ऑफ नेशन में, तो इसके लिए उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किसने किया, और फर्स्ट टाइम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने यूज किया, रगनर फ्रिश ने किया। तो इसके लिए जो रगनर फ्रिश का आता है कि फर्स्ट टाइम माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड यूज बाय द फर्स्ट टाइम बाय रगनर फ्रिश, है ना, या माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द रगनर फ्रिश। ओस्लो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था 1933 में। तो रगनर फ्रिश ने क्या किया, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक, मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टडी है ना, अगर पूरा स्टडी करना है इकोनॉमी का। तो रगनर फ्रिश ने क्या बोला कि अगर हमको इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड कर देते हैं, जिससे ये होगा कि अगर हमको डिटेल में स्टडी करना है, अगर हमको डिटेल में स्टडी करना है, डेप्थ में स्टडी करना है, स्मॉल पार्ट्स में अगर हमको स्टडी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमको एक जनरल में स्टडी करना है, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना है, तो दैट विल बी कंसिडर एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। उस तरीके से एक कलिंगर है, उसको आप कट पीसेस में डिवाइड करके फिर खाओगे, कंज्यूम करोगे, तो वो ईजी हो जाएगा। एक साथ खाओगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हमको सही तरीके से जानना है तो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बेस पे फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो डेटा होगा, जो स्टडी होगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, है ना। इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज बाय दी रगनर फ्रिश। नाउ एग्जाम्पल तो दीजिए सर। जैसे मान लीजिए हम महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र इज द स्टेट। ठीक है, एक स्टेट है इंडिया का, है ना। इंडिया इज अ कंट्री। ओके, अगर हम महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा कंपैरिजन विद इंडिया। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम लोग एक पार्ट में स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम पूरा स्टडी करते हैं। तो माइक्रो मतलब स्मॉल हो जाएगा, और मैक्रो मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ अब इसी चीज़ को लिखते कैसे हैं वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड। अब ये डिराइव्ड मतलब कहाँ से आया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक क्या होता है, ग्रीक एक लैंग्वेज है और एक कंट्री है, जहाँ से जो है एक भाषा है, वहाँ से जो है माइक्रो वर्ड आया है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस। और उसका मतलब क्या है, विच मीन्स स्मॉल और मिलियन। अब मिलियन पार्ट बोलेगा तो बहुत सारे, मतलब डेप्थ में डिटेल में बोल सकते हैं कि बहुत डिटेल में जाना। ओके, अब जो है यहाँ से क्या समझ में आया कि माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करता है किसके बारे में करता है, वो स्मॉल और इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी करता है। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर स्मॉल और इंडिविजुअल्स क्या है। जैसे मान लीजिए मैं अगर एक कंज्यूमर्स का कंजम्पशन पैटर्न स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, एक कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल आ गया, है ना। अगर मैं पूरे सारे इंडिया के सारे कंज्यूमर्स की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ओके, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक द टर्म डिराइड कहाँ से डिराइड हुआ है, अगेन ग्रीक वर्ड से, जिसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। अब लार्ज क्यों बोला है, क्योंकि हम लोग पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, एज अ होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक स्मॉल होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, लार्ज होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी सेम चीज़ अगर आप मेरा नोट्स रेफर करोगे तो उसमें भी मैंने क्या है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, जिससे आपको इजीली समझ में आ सकता है। ठीक है, कि अब यहाँ पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगेन द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज फर्स्ट टाइम
बाय दी इन 1933 बाय रगनर फ्रिश। रगनर फ्रिश ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम रगनर फ्रिश ने फर्स्ट टाइम यूज किया था कौन सा वर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है, कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, माइक्रोस, विच मीन्स स्मॉल। आगे इट स्टडी, क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक बिहेवियर का। इकोनॉमिक बिहेवियर किसका, इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल यूनिट्स, अब बोल सकते हैं मतलब स्पेसिफिक चीज के बारे में स्टडी करता है ना, ऑफ द इकोनॉमी, सच एज हाउस होल्ड के बारे में, फर्म के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में एंड मार्केट के बारे में, है ना। तो ये जो है एक बेसिक मीनिंग बन गया, आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, खुद से भी आप लिख सकते हो, बट ये है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कोई दूसरा, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एपी लर्नर का डेफिनेशन लिया है। अगेन ये भी डेफिनेशन वही बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू द माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप। अब जो है माइक्रोस्कोप जब आ जाता है, मतलब आप जो भी चीज़ें स्टडी कर रहे हो वो डिटेल में स्टडी कर रहे हो, मतलब डेप्थ में स्टडी कर रहे हो, तो वो माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि माइक्रोस्कोप हम लोग डिटेल में स्टडी करने के लिए चक्कर यूज करते हैं, as it were to see how the millions of cells in the body of economy, मतलब इकोनॉमी के अंदर जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैं, उन सब का, दैट इज द इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल फर्म, प्रोड्यूसर, ये सब क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में एक्टिविटी करते हैं। अब मान लीजिए एक सेलर है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसको मार्केट में बेचता है। अब मार्केट में खरीदता कौन है, कंज्यूमर खरीदता है ना, उसको यूज़ करता है, राइट। तो मार्केट में डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, उसका डिमांड हो रहा है ना, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। प्ले देयर पार्ट्स इन दी वर्किंग ऑफ अ होल इकोनॉमी ऑर्गेनिज्म। अब ये पूरे इकोनॉमी में जो स्मॉल पार्ट एक्टिविटीज़ होते हैं इकोनॉमी के, वो सारी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इवन यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस, ठीक है, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बुक में जो लिखा है डेफिनेशन और मीनिंग लिखा है। एज यू कैन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, थिंग मतलब कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस किससे डील करता है, डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी। अब नेशनल इकोनॉमी मतलब कंट्री का इकोनॉमी। अब कंट्री का इकोनॉमी जो होता है उसमें से स्मॉल पार्ट जो है स्टडी करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो स्टडी करता है, बेसिकली स्टडी करना मतलब एनालाइज करना, ठीक है, रिसर्च करना, है ना, उसके बारे में जानना। इकोनॉमिक्स एक्शन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, है ना, जैसे मैं और आप, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स बेचता है जिसको हम लोग सेलर कहते हैं, है ना, और अ फर्म जो एक बिजनेस है। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटीज, मान लीजिए एक कमोडिटी है, इसका प्राइस क्या है, पर्टिकुलर कमोडिटी हो गया। यहाँ पे एक फैक्टर वर्ड यूज़ किया है, तो फैक्टर वर्ड क्या, फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे पेन मैन्युफैक्चर करना है, तो पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, उसको बोलते हैं फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल्स और एंटरप्रेन्योर, है ना। तो उसके बारे में भी क्या करता है, स्टडी करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप ये नोट्स यूज़ करो, आप ये नोट्स यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है ना। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमारा काम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ लिया है। अब हमको स्कोप पढ़ना है, और स्कोप की जो पॉइंट है वो आप फीचर में भी लिख सकते हो और इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। कैसे, उसके लिए हम लोग पहले स्कोप पढ़ लेते हैं। अब देखिए, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। जब हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग बोलते हैं, अब मान लीजिए कि मैं और आप जो है एक सेलर है, आप मान लीजिए पेन बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अब पेन की कीमत आपको फाइंड आउट करना है कि भाई पेन की प्राइस क्या हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने ये पेन बना लिया है, ठीक है। अब आप ये पेन बना लिए हो, अब इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए वो कैसे आपको पता चलेगा, है ना। उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी होगी। एक तो आप क्या कर सकते हो, इस पेन बनाने के लिए आपने जो जगह का यूज़ किया है, आपने जो मटेरियल्स का यूज़ किया है ना, आपने इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ किया है, लेबर्स जो यूज़ हुए, उस सब का एक टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, तो वो आपको मिल जाएगा कि भाई कितना खर्चा हुआ पेन बनाने के, तो उसके हिसाब से आप प्राइस लगा सकते हो। दूसरा एक चीज़ होता है कि मार्केट में डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से क्या करना, प्राइस को डिटरमाइन करना। तो वो क्या होता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस।
सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना. क्या करना? प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना. थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या है? द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सप्लेन or determine the relative price of a particular product like cotton, clothes, rice, car, thousands of commodity. बहुत सारे commodity, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, वो commodities का प्राइस क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है. मतलब बेसिकली बताता है या फाइंड आउट कर सकता है. ठीक है, प्राइस जाहिर करना. सो द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिमांड और सप्लाई के ऊपर. अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा. अगर डिमांड बहुत कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली कम हो जाएगा. उसी तरीके से अगर मार्केट में टमाटर सप्लाई कम है, तो टमाटर का प्राइस, सप्लाई कम हुआ है तो डिमांड क्या हो जाएगा? उसका ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली 20 रुपये या 30 रुपये वाला टमाटर 100 रुपये के रेट से बिकेगा. अनियन, अगर उसका सप्लाई कम है, अगर अनियन का सप्लाई क्या है? सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, अनियन का सप्लाई अगर कम है, तो उसके इसमें क्या होगा? सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसके इसमें प्राइस क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाएगा, है ना. तो डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, उसके बेस पे क्या होता है? प्राइस डिसाइड किया जाता है. ठीक है, द डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन एनालिसिस डिटरमाइन दी प्रोडक्ट प्राइस. प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, वो डिटरमाइन करता है. The study of demand and helps analysis consumer behaviors and study of supply helps the analysis condition of production cost behaviors and form. मतलब ये बोल रहा है कि जब हम डिमांड का स्टडी करते हैं, मतलब हम कंज्यूमर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, कंज्यूमर्स क्या डिमांड करता है, क्या प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, क्या प्रोडक्ट खरीदता है. तो मतलब कंज्यूमर मतलब डिमांड, क्योंकि हम और आप खरीदते हैं, तो हम क्या बन गए? कंज्यूमर हो गए, है ना. अब जो बेच रहा है वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया. तो इसके लिए उसको हम बोलते हैं सप्लाई, क्योंकि वही तो सप्लाई कर रहे हैं ना. तो जो सप्लाई कर रहा है वही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना. उसका कॉस्ट के बारे में सब एनालिसिस करना, तो वही चीज़ बताए. सेम वे अगेन यहाँ पे अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में भी सेम चीज़ लिखी है, तो आप इसको भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें देखो लिखा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई. यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया ताकि आपको समझ में आए, है ना. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस. डिमांड एनालिसिस, इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स, कंज्यूमर बिहेवियर्स. एंड सप्लाई एनालिसिस के बारे में क्या बोला? इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूसर. सप्लाई बोला मतलब सेलर, प्रोड्यूसर. और अगर इंडिविजुअल, डिमांड बोला मतलब कंज्यूमर्स का. ठीक है, अब बिहेवियर मतलब जैसे डिमांड कितना करता है कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करता है, कितना सप्लाई करता है, बिहेवियर्स होता है बेसिकली, है ना. सो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया. अब यही सेम पॉइंट जो है, जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है, इसी को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी, जो आप फीचर्स में लिख सकते हो. किस में लिख सकते हो आप? फीचर्स में पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट अपना निकल गया. अब दूसरा क्या है? फैक्टर प्राइसिंग. दूसरा क्या है? फैक्टर प्राइसिंग. अब फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या होता है? तो फैक्टर प्राइसिंग में समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा फैक्टर्स क्या होता है. फैक्टर्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल्स और एंटरप्रेन्योर. अगर मुझे जो है ये पेन बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो आई नीड प्लेस, मतलब लैंड की ज़रूरत पड़ी, और मुझे इस पेन को बनाने के लिए मशीन का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, मुझे लेबर्स का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, है ना. और जो बिजनेस रन कर रहा है, जो इनोवेटर है, जो पेन बना रहा है, जिसके माइंड में आइडिया है, वो क्या हो गया? इनोवेटर. उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. तो ये जो फैक्टर्स है उसका प्राइस क्या होगा? अब मान लीजिए आपके पास जमीन है, ठीक है, आप उसको, आपका फ्लैट है, आपने उसको रेंट पे दे दिया है, तो आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा ना, है ना. उसी तरीके से इकोनॉमी में स्टडी किया जाता है कि जो प्लेस है या जो लैंड है उसका क्या प्राइस होगा, उसका मतलब रेंट मिलेगा, राइट. लेबर्स है तो उसका क्या होगा? प्राइसिंग, वेजेस. और जो कैपिटल, उसका प्राइसिंग क्या? इंटरेस्ट होगा. और जो एंटरप्रेन्योर है उसका प्राइसिंग क्या होगा? प्रॉफिट होगा. तो अल्टीमेटली वही सेम चीज़ बोला है कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल्स एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटर इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस. जो प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें फैक्टर्स होते हैं, और इनका क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. मतलब ये जो होते हैं फैक्टर्स, इस फैक्टर रिवॉर्ड होते हैं. मतलब अगर आप लैंड का यूज़ करें तो रेंट रहेगा, अगर लेबर यूज़ करें तो उसका वेजेस रहेगा, अगर कैपिटल यूज़ करें तो उसका क्या रहेगा? इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड
और ये फैक्टर प्राइसिंग का भी आप जो है फीचर्स में लिख सकते हो, अगर फीचर्स में नहीं भी पॉइंट दिया ना तो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। यही सेम चीज़ मेरे नोट्स में भी आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये भी काफ़ी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आप, ठीक है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ओके। अब थर्ड फीट स्कोप क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सर इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंसी है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वेलफेयर। हाउ द रिसोर्सेस ऑप्टिमली यूटिलाइज, है ना, आपके पास टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, है ना। सो एक बिजनेस होता है, तो बिजनेस के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लेबर रिसोर्सेज हो, कैपिटल्स हो, या उसके पास रॉ मटेरियल्स हो, उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है ना, टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन, ताकि वो एक सेलर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, है ना, जैसे आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो थ्योरी ऑफ वेलफेयर डील्स विद द इफिशिएंसी। थ्योरी ऑफ वेलफेयर किससे डील करता है? इफिशिएंसी से डील करता है। किससे रिगार्ड? इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जो रिसोर्सेस है उसको सही तरीके से अलोकेट करना। अब आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा सर रिसोर्सेस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या रिसोर्स है, बुक्स है, आपके पास ये वीडियो लेक्चर्स है, आपके पास जो है पढ़ने का वक्त है। अब एक बिजनेस के लिए क्या होता है, जैसे लेबर रिसोर्सेज हो गया, उसके पास कैपिटल है, मतलब बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उसके पास ढेर सारा रॉ मटेरियल पड़ा है, कच्चा माल पड़ा है जिसको यूज़ करके वो बना सकता है ना। सो रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज करता है ताकि उसको इफिशियंसी, मतलब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। So efficiency in allocation of resources attain when results in maximum satisfaction. तो क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। अब इकोनॉमिक इफिशियंसी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है ये तो आपने समझ गया, आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको आगे लिखना है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर इफिशियंसी दिखाना मतलब कम वक्त में ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करना है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, है ना, वो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, है ना। फिर उसके बाद जो है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, यहाँ पे लिखा है मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गिवन, ठीक है। कंजम्पशन में वो ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब कंजम्पशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, लाइक distribution of produced goods and services among the people's consumption in such a way that maximize the satisfaction of the society। मतलब गुड्स इस तरीके से प्रोड्यूस करना है, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो जो है प्रॉपर सही से हर जगह अवेलेबल हो, ताकि उसका कंजम्पशंस और उससे कंज्यूमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो। इसके लिए आप कहीं घूमने जाते हो तो देखो आपको बिस्लरी बॉटल मिल जाती है ना, पानी के लिए आपको ठंडी की चीज़ें, सारी चीज़ आपको अवेलेबल, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको पहाड़ के ऊपर भी मैगी मिलती है ना। So distribution system must be good so that the consumer must satisfy, ठीक है, वो कंजम्पशन कर रहा है। ओवरऑल एफिशिएंसी में दैट मीन्स इट मीन्स जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, वो एज पर दी कस्टमर वांट्स हो, ठीक है। कंज्यूमर्स को आज के टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या डिज़ायर, उसके हिसाब से प्रोड्यूस करना, सो दैट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायरेबल्स बाय द पीपल। ओके, सो ये था स्कोप। अब बोलोगे सर स्कोप में 3 पॉइंट आपने जो पढ़ा है वही पॉइंट आप फीचर में लिख सकते हो। मैं बोलूँगा यस लिख सकते हो। सर कैसे? जो आपने मीनिंग पढ़ा है उसमें इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। इंडिविजुअल यूनिट्स किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, फॉर्म के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, पर्टिकुलर प्राइस के बारे में। ये 2 पॉइंट आपको पहले से याद हो गया, मीनिंग से मिल गया आपको एक पॉइंट। दूसरा आपको प्राइस थ्योरी से मिल गया जिसमें प्रोडक्ट प्राइस है, फैक्टर प्राइस है, दोनों आप इसमें लिख सकते हो। सर 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया। सर तीसरा पॉइंट बताओ, जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी में है ना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, तो अब जो है उसमें इसमें अगर नहीं दिया है तो आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी लिख सकते हो। या तो सबसे इजी पॉइंट है वही स्लाइसिंग मेथड, ये भी आपको मीनिंग से मिल गया है। सर क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही क्या करता है, मिलियंस माइक्रोस्कोपिक स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वही स्लाइसिंग मेथड है। स्लाइसिंग मेथड इज नथिंग बट जो भी आप स्टडी करो उसको स्प्लिट करके, डिवाइड करके कर रहे हो, है ना। उसी तरीके से जैसे और जो है मान लीजिए पॉपुलेशन काउंट जब होता है तो हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पर्टिकुलर एरिया लेवल पे एक एक टीचर्स को एक पर्टिकुलर एरिया अलॉकेट कर दिया जाता है जहाँ से वो डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सो दैट कोई भी घर मिस आउट ना हो, ताकि पॉपुलेशन जो है एक्यूरेट हो, है ना। सो वो डिवाइड करके करते हैं ना, एक पर्सन तो नहीं करता है ना।
पोलियो डोज के लिए भी क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को अलोकेट करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब वो बोल सकते हैं डिवाइड करते हैं ताकि लोगों तक पहुँचे। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली उसी टाइप का है कि भाई जो भी स्टडी करता है वो स्प्लिट करके डिटेल में डेप्थ में स्टडी करता है ना। तो आप भी जो है 3 से 4 पॉइंट ही पढ़ो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। और ये भी पॉइंट ईजी है स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्ट, ये सब लिखना है आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करता है वो इस सारे टाइप्स के इकोनॉमिक्स मतलब मार्केट्स का स्ट्रक्चर स्टडी करता है। लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप लिमिटेड है क्योंकि ये जो स्टडी करता है वो स्मॉल के बारे में स्टडी करता है। तो ये जो पॉइंट्स है, आप 3 से 4 कॉमन पॉइंट जो मैंने बताया आपको, 3 पॉइंट कॉमन पढ़ लीजिए, तीनों लिख दीजिए। आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन है और यहाँ पे प्राइस थ्योरी है तो सेम ही है ना। तो खुद से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है इकोनॉमिक वेलफेयर वाला पॉइंट, देखो 2 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल गया। फिर तीसरा पॉइंट जो आप खुद से, आप जो भी पढ़े हो आप उसका इकोनॉमिक्स बेसिक जो पढ़े हो उसके आप पॉइंट लिख सकते हो इसमें। अगर इसमें नहीं दिया गया है तो भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये नोट्स जो है आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जो है वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर।